एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूला करिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन एप्लीकेशन डेली आपको फ्री स्टडी मटेरियल देता है, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का, जो कि आप किसी भी एग्जाम तक के लिए यूज कर सकते हो। तो 5 स्टार रेटिंग एग्जाम इंजन के लिए बनती है। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। इसको रैंडम और स्टैटिक क्वेश्चन बोला जाता है। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे बीच बीच में एग्जाम में पूछा जाता रहता है। जैसे कि पिछले के पिछले साल एसएससी सीजीएल ने आपसे पूछा था कि टिस्को की स्थापना कब करी गई थी, तो आंसर है 1907 में। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो कि सैमसंग है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। तो सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को करी गई थी। सैमसंग का हेडक्वार्टर क्या है? इसको बोलते हैं, इस जगह का नाम है शिवोनसी। क्या नाम है? शिवोनसी। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है और देखते ही देखते ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गई है स्मार्टफोन की। और इसके जो फाउंडर हैं, इनका नाम है लियोन ब्र्यू चुल। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सीयू चयन पोर्टल। अब ये जो सीयू चयन पोर्टल है, ये फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। यूजीसी ने दरअसल ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि यूजीसी अध्यापकों की जितनी भी वैकेंसी निकालेगा, चाहे वो फिर परमानेंट बेसिस पर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, हर एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो अपडेट होगा, जो एडवर्टीजमेंट होगा, वो भी इसी पोर्टल पे होगा। उसके बाद जो चयन प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो डेट्स होंगी, जैसे कि एग्जाम डेट, वो भी यहाँ पर अपडेट होंगी। और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पर ही अपडेट होगा। तो इस वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसी संस्था है कि पूरे भारत भर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी को इसके अंतर्गत रजिस्टर होना अनिवार्य है। अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी से कमीशन नहीं है, या आप ये मान लो अप्रूव्ड नहीं है, तो उसे फेक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखा जाता है या ब्लैक लिस्टेड माना जाता है। यूजीसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और यूजीसी के चेयरपर्सन है एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में भारत में जो कोयले का उत्पादन है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है। तो कोयले का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में 22.6% तक बढ़ गया है। और अभी हाल ही में ये जो आंकड़ा है, ये G20 मीटिंग के अंतर्गत खोला गया है। अगर वैल्यू में बात करें, मतलब अगर वजन में बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में 703.21 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन भारत में हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जर्मनी 2038 तक का टारगेट लेकर चल रहा है कि ये 2038 तक जितने भी कोयले से चलने वाले कारखाने हैं, इवन कोयले का खनन, ये सब कुछ बंद कर देगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में दो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। एक का नाम है एसएमबी वेबसाइट, और दूसरी चीज इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एसएमबी वेबसाइट जो है, तो यहाँ पर एसएमबी का दरअसल मतलब है स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो ये संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने ऐसा किया क्यों है? भारत के अंदर जो एमएसएमई है, जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल आप ऐसे समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट में भारत सरकार हर एक क्षेत्र में, एमएसएमई में जो भी रोजगार के संसाधन निकाल रही है, या जितनी भी सब्सिडी अनाउंस कर रही है, या एमएसएमई को किसी भी तरीके की सुविधा दी जा रही है, उस सारे डेटा को ये एक ही वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। और अगर इससे जुड़ा हुआ आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप इनके इस हेल्पलाइन नंबर पर वो सारी डिटेल्स ले पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में अपने ऑफिस की स्थापना 1990 में करी गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, ये हैदराबाद में है। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट के इस टाइम पे सीईओ हैं सत्य नडेला, और प्रेसिडेंट हैं अनंत महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में
गीता कुर्मिकुला भीम नाम की एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इसको लॉन्च किया है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने। चंद्रशेखर राव इस टाइम पे तेलंगाना की सरकार के रूप में कमान संभाल रहे हैं। ये वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब समझिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए लॉन्च करी गई है। ऐसे किसान तेलंगाना के अंदर जो कि ताड़ी बनाने का काम करते हैं। तो अगर किसी भी किसान की ताड़ी बनाते हुए खेतों में मृत्यु हो जाती है तो गीता कुर्मिकला भीम योजना के अंतर्गत उस किसान के घर वालों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि। तो ये है पूरी योजना। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 2023 का मशीन स्कैन सी नाम का एक समिट लॉन्च किया गया। तो इसको यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुबई में लॉन्च किया। सवाल ये उठता है कि मशीन स्कैन सी का मतलब क्या है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था। ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है। अगर आप पिछले साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। यूएई एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी लॉन्च करी थी। और यूनाइटेड अरब अमीरात 2031 तक अपने आप को एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर करना चाहता है। तो इन सारी चीजों के चलते इन्होंने अभी हाल ही में एक समिट लॉन्च किया जिसका नाम है मशीन स्कैन सी। और इसमें स्पेशली एग्रेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात करी गई। यूनाइटेड अरब अमीरात ने यहाँ पर जितने भी देशों ने हिस्सा लिया उन सभी देशों से डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी के क्षेत्र में कार्य करने की बात कही। और आगे आने वाले टाइम पे यूएई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनके इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के बेस्ट एआई इंजीनियर्स जुड़े। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ पे इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली। ओमान की कैपिटल मस्कट एंड सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया गया है। अब ये G20 टेक स्प्रिंट है क्या? ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जिसको इनमें से किसके साथ मिलकर आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो आरबीआई ने इसको बीआईएस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर बीआईएस का मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब सवाल ये है कि ये कंपटीशन कैसा। G20 टेक स्प्रिंट के अंतर्गत आरबीआई ने ये जो एक कंपटीशन लॉन्च किया है इसके तहत दुनिया भर के एप्लीकेशन डेवलपर्स को आरबीआई ने इनवाइट किया है। और आरबीआई का कहना है कि आप फाइनेंस टेक्नोलॉजी में बेहतर से बेहतर एप्लीकेशन बनाकर दीजिए। इसके लिए 4 जून तक का समय भी दिया गया है। तो दुनिया भर के जो बेस्ट डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। और 4 जून तक आपको 4 मई से इस विंडो को खोल दिया गया है। और 4 जून तक का समय दिया गया है। तब तक आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसके बाद एक लिस्ट बनेगी और उसमें कुछ टीमों को सिलेक्ट किया जाएगा। वो टीमें सेकंड फेज में जाके आरबीआई के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 6 सप्ताह का समय होगा जिसमें $10,000 स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। मतलब करीब करीब आप मान लो 8 लाख रुपए दिए जाएंगे स्टाइपेंड के रूप में। और उसके बाद जब फाइनल जो निकल के आएगा जिसको विनर माना जाएगा उसको $50,000 मिलेंगे। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 40 लाख रुपए मिलेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरपर्सन और एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की कमान संभालेंगे पीएम प्रसाद। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। और आपको पता है कोल इंडिया लिमिटेड पूरे भारत भर के कोयले के उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें से 80% कोयले का उत्पादन अकेले कोल इंडिया लिमिटेड करती है। पिछले साल कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले के उत्पादन के लिए सम्मानित भी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये खिलाड़ी हैं दरअसल। और इनका नाम है लूका ब्रेसल। आपको पता है ये यूरोप के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। इनसे पहले किसी भी यूरोपियन खिलाड़ी ने, बेसिकली अगर बोला जाए कॉन्टिनेंटल यूरोपियन खिलाड़ी ने स्नूकर चैंपियनशिप नहीं जीती थी। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो लूका ब्रेसल जो है ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स।
डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है खिलाड़ी, इनका नाम है शबनम इस्माइल। अभी हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। ये कौन सा देश की खिलाड़ी हैं? तो इस्माइल खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। और ये तेज गेंदबाज की भूमिका से क्रिकेट में इन्होंने सर्व किया है। टोटल अगर इनके करियर की बात करें तो 241 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, जिसमें से 317 विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो अपने करियर में 317 इंटरनेशनल विकेट इन्होंने लिए हैं। और अभी हाल फिलहाल में दो और खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म्स को रिटायरमेंट कह दिया है। तो एक तो है इयॉन मॉर्गन, आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और दूसरे भी इंग्लैंड के ही हैं, गैरी बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा, गैरी बैलेंस और इयॉन मॉर्गन, ये दोनों भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं सभी फॉर्मेट से, फिर चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, कोई भी। अभी हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। और पुर्तगाली जो थे, ये भारत में पहले व्यापारी थे जो कि व्यापारी की भूमिका से आए थे। इसके बाद तो फिर बहुत सारे आते गए, डच आए, डेनिस आए, एंड ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए। बट हाँ, पुर्तगाली पहले व्यापारी थे। और सबसे आखिरी में भारत छोड़ने वाले भी पुर्तगाली थे, 1961 में। इंडियन आर्मी ने इन्हें फिर यहाँ से खदेड़ा था लास्ट मोमेंट। और क्या बता सकते हो उसके बाद, जहाँ पर गोवा को इन्होंने मेन कॉलोनी बनाया था पुर्तगालियों ने, फिर गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस भी 5 मई को ही मनाया गया, 5 मई को। और इसकी थीम इस बार रही 2023 की, टुगेदर वी कैन एक्लरेट एक्शन फॉर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ऑल। इस तरीके से ये पूरी इसकी थीम है। वैसे इस तरीके की इतनी बड़ी थीम आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पूछी नहीं जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझें दरअसल। ठीक है। और ये केवल कोविड से ही नहीं है, WHO टाइम टाइम पे हमेशा से ही ये बताता रहा है कि हाथों का साफ होना कितना जरूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। अभी हाल ही में 5 मई को बुद्ध जयंती मनाई गई है। इसी को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया गया पूरे भारत भर में। तो इस बार क्या आप बता सकते हो, जो गौतम बुद्ध थे, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म 483 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसको आज की डेट में आप नेपाल के नाम से जानते हो। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी। तो अगर देखा जाए 483 बिफोर क्राइस्ट से, तो आज चल रहा है 2023। इस बार हम लोगों ने 2585वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मनोबल। तो मनोबल जी जो हैं, अभी हाल ही में 69 की एज में इनका निधन हो गया। कौन थे ये? लेखक, राजनेता, अभिनेता या सोशल वर्कर? ये थे दरअसल अभिनेता। और ये तमिल अभिनेता थे। और इतना ही नहीं, ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं तमिल मूवी सेगमेंट में। और ये कॉमेडियन की भूमिका से एक्टिंग भी करते थे। तो इनका अच्छा खासा करियर रहा है, और काफ़ी चीज़ें तमिल लैंग्वेज मूवीज़ में इन्होंने अचीव भी करी हुई हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो सीनियर आर्टिस्ट मनोबल जी का निधन हो गया। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ऑर्निथोलॉजी जो है, ये किस चीज की स्टडी को बोला जाता है? सिक्कों के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को, इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों के अध्ययन को, या फिर कैंसर के अध्ययन को? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप 2023 का एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो, और इस बार आप जीएस में चाहते हो कि आप ताबड़तोड़ बैटिंग करके आए, तो आप इस फ्रेश बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरा फ्रेश बैच है। इसकी खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस चल रही हैं। साइंस की लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के आपको थ्योरी की वीओडी क्लासेस मिल जा रही हैं एक ही बार में। वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं इस बैच के लिए, एक ही बार में आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस के रूप में आपकी लाइव क्लासेस भी करा रहा हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में। और अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं डाउनलोड करी है, तो उसको भी कर। पूरे 1 साल की मंथली मैगजीन का जो सब्सक्रिप्शन है, वो 201 रुपए का है। हर महीने के अंत में आपको मंथली मैगजीन पूरी इसमें मिल जाती है।
करंट अफेयर मैगजीन तो आपने देखी है, आपको पता ही है उसकी खास बात क्या है, स्टैटिक जीके के साथ रहती है और आप इसे यूपीएससी तक के एग्जाम के लिए बेझिझक यूज कर सकते हो। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, अभी भी उसके प्राइस नहीं बढ़े हैं। कल से उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि 5 तारीख के बाद से ही बढ़ जाएंगे, बट कल मंडे है, मंडे से उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप रिकॉर्डेड बैच जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको भी अवेल कर सकते हैं एग्जाम से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।